सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर. Hello everyone, welcome you all in today's The Hindu news analysis. So prior getting into the details, let's have a sneak peek what is important for us in today's The Hindu. And most importantly, prior getting into that much of detail of today's The Hindu, आप लोगों ने जो टॉपिक डिमांड किया था, स्पेशली भानु शर्मा एंड ऑल, आप लोगों ने जो एक टॉपिक डिमांड किया था कि सर ये कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज कवर करिए, उसमें से एक सोलर वाला हम लोगों ने कल देखा, सोलर एनर्जी अलायंस वाला, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया करता है और इंडिया और फ्रांस ने मिलकर उसको स्टार्ट किया, राइट। उसमें से एक टॉपिक यहाँ पर आज मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, आईपीसीसी COP27, एंड सरप्राइजिंगली द हिंदू ने अपने पेज नंबर 9 पे इसको कवर किया है। यू कैन जस्ट स्किप दिस पेज नंबर 13। द हिंदू ने पेज नंबर 9 पे इसको कवर किया है, आईपीसीसी COP27 COP26, जिसको कॉर्पोरेशन ऑफ पार्टीज भी कहा जाता है, आईपीसीसी, यूएनईपी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बातें करेंगे आज, एंड विल हैव अ थरो डिस्कशन ओवर इट, राइट। चलिए देखते हैं, पहला टॉपिक हमारे किसके लिए है। यूनियन होम मिनिस्टर लॉन्चेस द हिंदी वर्जन ऑफ द फर्स्ट एमबीबीएस बुक ऑन October 16। ये एमपी में लॉन्च हुआ है, राइट। और यूनियन होम मिनिस्टर कौन है? हमारे अमित शाह, जिनके सन जय शाह बीसीसीआई के चेयरमैन बने हुए, राइट। तो ये सब चीजें थोड़ा सा कनेक्ट करिए आपस में, राइट। ये बहुत कोई स्पेशल कनेक्ट करने की चीजें नहीं है, डेली आती रहती है न्यूज में। इस टाइप के क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, बट किस एस्पेक्ट में ये कवर होगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदी वर्जन यूज किया गया है, हिंदी वर्ड यूज किया गया है। तो हम एक बार आपको लेके चलेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट, और एक बार पढ़ेंगे इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी और लैंग्वेज की आज तक जितनी भी कमिटीज बनी है सिंस 1947 ऑनवर्ड्स, उस पर भी एक बार नजर डालेंगे। क्योंकि जिन लोगों ने क्लैट 2023 का वो मॉक अटेम्प्ट किया है, जो क्लैट ने डाला, उनको अभी तक अंदाज लग गया होगा एक कॉन्सेप्ट, और पीछे चले जाओ। क्योंकि देखो अब ना क्लैट ऐसा नहीं हो गया जैसे पहले होता था कि 50 क्वेश्चंस तो 50 टॉपिक्स है उनके पास क्वेश्चन पूछने के लिए। अभी 7 पैसेज है तो 7 ही टॉपिक है उनके पास, राइट। तो वो 7 टॉपिक बहुत अच्छे से डिटेल में जा सकते हैं, और ये छोटी सी न्यूज कितनी बड़ी बन सकती है, जिसे हम कहते हैं तिल का तार करना, वो हम करेंगे इसके साथ आज। सेकेंड है द कोर्ट एंड द प्रॉब्लम विद इट्स कोलेजियम। कोर्ट का कोलेजियम के साथ हमेशा चलता रहता है, इवन जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक आई गेस की हिजाब वर्डिक्ट का जो स्प्लिट वर्डिक्ट आया है उसका जजमेंट भी आ चुका होगा, और उसको भी हम लोग बहुत डिटेल में बातें करेंगे। बट कोलेजियम के बारे में इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि चंद्रचूड़ साहब का कोलेजियम थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, और जो लोग अभी देख रहे हैं वो बता दीजिएगा सर इसमें एरर क्या है। और मैंने ये इंटेंशनली लिखा है, इट इज नॉट एन एरर, बट इसको करेक्ट करिए आप, राइट। उसके बाद इंटरपोल के बारे में बात करेंगे, और इंटरपोल अभी रिसेंटली न्यूज में भी था, वो आपका जो गरुड़ स्कीम था उसके अंदर इंटरपोल भी न्यूज में था, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं, एंड वन इज फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। तो ये है यूनियन होम मिनिस्टर टू लॉन्च द हिंदी वर्जन ऑफ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस बुक्स ऑन October 16। तो ये न्यूज है आपकी। तो क्या आपको क्या लगता है कि बस इतने से काम हो जाएगा कि सर यूनियन होम मिनिस्टर लॉन्च कर रहा है, चलिए हमारा काम हो गया? इज दिस एनफ? एब्सोल्युटली नॉट। ये तो शुरुआत है, राइट। मध्य प्रदेश में हो रहा है, और मध्य प्रदेश पहला ऐसा इंच क्लोजर टू बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड द मेडिकल एजुकेशन इन हिंदी। अब इस पूरे एस्पेक्ट को आप एक पॉलिसी को कनेक्ट करके देखेंगे, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसको बैक ऑफ द माइंड चलाते रहना। नाउ यू व्हेन यू मेक नोट्स, तो आप एनईपी 2020 ऊपर में सबसे पहले लिख देंगे, क्योंकि एनईपी क्या बात करता है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एनईपी के बारे में भी बात किया था, इट इज अप टू द स्टेट कि वो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में पढ़ाए। तो ये पहली स्टार्ट है कि हिंदी का जो प्रमोशन है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात होती है, वो एनईपी बहुत अच्छे से प्रमोट भी करता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और ये 11th वॉल्यूम ऑफ रिपोर्ट है, यानी पहले भी बहुत सारी रिपोर्ट आई है, तो उनके बारे में जानना एसेंशियल है। ऑफिशियल कमिटी है, पार्लियामेंट्री कमिटी है, जिसके हेड है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। और ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी, इस वर्ड को पकड़ लीजिए, आने वाले 1.5-2 मिनट में बहुत काम आने वाला है। द कमिटी ऑन पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यहां तक तो न्यूज कवर हो गई, अब हम आगे जाएंगे डिटेल में। जो पार्लियामेंट ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी है, ये 1976 में स्टार्ट हुई थी अंडर सेक्शन 4 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। तो 1963 ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 4 जो है वो बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की कमिटी होगी, और उसी कमिटी के 11th रिपोर्ट ने ये रिकमेंड किया है कि हिंदी एमबीबीएस में हिंदी, और ये ऑलमोस्ट अराउंड आई गेस की 97 डॉक्टर्स की कमिटी थी
जिसमें उन लोगों ने वो बुक को हिंदी में किया, राइट। सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट क्या बोलता है कि देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज on a resolution to that effect being moved in either house of the parliament with the previous sanction of the president, ये याद रखना, and passes by both the houses। ये करंट अफेयर्स के लिए भी नहीं, लीगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4 क्या बोलता है कि एक कमिटी होगी जो कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस पे काम करेगी और उसका कोई भी प्रपोजल जो मूव किया जाएगा वो किसी भी हाउस में मूव किया जा सकता है। क्वेश्चंस को पकड़ो यहाँ पे, राइट, पकड़ना है यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े एस्पेक्ट्स। क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा, रिजोल्यूशन किस हाउस में पास किया जा सकता है? सर किसी भी हाउस में पास कर दिया जा सकता है। क्या प्रेसिडेंट का प्रायर असेंट जरूरी है? एब्सोल्युटली इट इज नीडेड, जस्ट लाइक योर दैट मनी बिल। मनी बिल में भी आपको प्रेसिडेंट का एसेंट लेना पहले जरूरी होता है, वैसे ही यहाँ पर है, पहले प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से पहले पूछेंगे, उसके बाद काम करेंगे, राइट। और प्रेसिडेंट का सैंक्शन देने का मतलब क्या हुआ? प्रेसिडेंट इसके बाद कोई रिकमेंडेशन नहीं देगा और प्रेसिडेंट रोकेगा भी नहीं, राइट, क्योंकि पहले ही पूछ चुके हैं, अब मजाक नहीं होगा, राइट। तो ये सेक्शन 4 आपको क्लियर है आई गेस, एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली टेक योर डाउट्स, राइट। और सेशन को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, थोड़ा अपना भी सपोर्ट दिखाइए, इट इज मच नीडेड कि आपको आई गेस की वन ऑफ द क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। जिन लोगों ने 2023 का क्लैट मॉक दे दिया उनको लग गया होगा कि सर क्यों डेली डेली बोलते हो द हिंदू पढ़ने के लिए, इसीलिए बोला जाता है और इस तरीके से द हिंदू पढ़ा जाता है, राइट। तो सेक्शन 4 क्लियर है आप लोग के माइंड में कि प्रेसिडेंट इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और कमिटी बनेगी सेक्शन 4 में, जो कमिटी कब बनी थी? 1963 एक्ट से 1976 में बनी, राइट। चलिए आगे देखते हैं। Under the provision of 1963 Act, the panel submits its report to the president। पैनल किसको रिपोर्ट, यानी अमित शाह ने रिपोर्ट किसको सबमिट किया होगा? द्रौपदी मुर्मू जी को। Who shall then cause the report to be led before each house of the parliament and then sent to the state government। सर स्टेट क्यों आ गया बीच में? ऑब्वियसली स्टेट आएगा माय फ्रेंड, स्टेट को आना पड़ेगा, राइट। क्यों आएगा स्टेट? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्राइमा फेसाई यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि जो पैनल है वो रिपोर्ट बना लिया उसने, तो उसको लगा कि हाँ मेरी ये रिकमेंडेशंस है, प्रेसिडेंट के पास चला गया, प्रेसिडेंट देखा अच्छा 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 ये सब बातें हो रही है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? इधर हाउसेस में भेज देगा, भाई देख लो सैंक्शन पास कर लो तुम लोग, ठीक है। पास कर लिया, प्रेसिडेंट का असेंट पहले ले चुके हैं एज पर द सेक्शन 4, क्योंकि प्रेसिडेंट को पहले मैंने रिपोर्ट भेज दिया है, उसके बाद वो हाउस में गया, हाउस में पहले नहीं गया था। फिर उसके बाद जो है प्रेसिडेंट के पास, पार्लियामेंट के पास आ जाएगा और फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट स्टेट का है, राइट। तो सब्जेक्ट स्टेट का है तो स्टेट तो काम करेगा ना उस पे, स्टेट ही एजुकेशन को आगे इंप्लीमेंट करेगा, जो राज्य सरकार है वही तो एजुकेशन को बढ़ावा देगी वहां पर, हिंदी में या फिर किसी भी तरह के लैंग्वेज में, या जो भी रिकमेंडेशन होगी, राइट। और कमेटी को चेयर कौन करेगा? यूनियन होम मिनिस्टर। अगर होम मिनिस्टर अभी राजनाथ सिंह जी होते, जो अभी डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो वो चेयर कर रहे होते, अमित शाह जी नहीं, राइट। तो यूनियन होम मिनिस्टर, जो भी पर्सन, पी चिदम्बरम साहब होते वो कर रहे होते, राइट। यूनियन होम मिनिस्टर जो होगा वही इसको हेड करेगा, इस कमेटी को, जिस कमेटी को 1963 के एक्ट के थ्रू बनाया गया था, और उनके साथ 30 मेंबर होंगे, 20 एमपीज फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम दी राज्यसभा, ताकि स्टेट का देखो एमपी क्यों ज्यादा किए जाते हैं? क्योंकि स्टेट के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाता है, राइट। अब देखो जब पूरी चीजें हो जाएंगी तो 20 एमपीज फ्रॉम द स्टेट आ जाएंगे और 10 लोग राज्यसभा से आ जाएंगे, तो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन भी हो गया और राज्यसभा का भी रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो आई गेस दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज क्लियर। द मैंडेट ऑफ द कमिटी इज टू रिव्यू द प्रोग्रेस एंड मेड इन द यूज ऑफ द हिंदी फॉर द ऑफिशियल पर्पस एंड टू मेक रिकमेंडेशन टू इंक्रीज द यूज ऑफ हिंदी इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। देखो हिंदी तब तक प्रमोट नहीं होगी, माइंड माई लैंग्वेज, जो लोग बोलते हैं कि सर हिंदी बात करने से प्रमोट होगी, नहीं माय फ्रेंड, हिंदी में जब तक लिटरेचर नहीं आएगा तब तक हिंदी प्रमोट हो ही नहीं सकती। आप लॉ पढ़ रहे हैं, राइट, क्या क्लैट हिंदी में एग्जाम लेता है? नहीं लेता है, क्योंकि क्लैट अगर हिंदी में एग्जाम लेगा तो उसको हिंदी में मटेरियल भी प्रोवाइड करना होगा, और हिंदी का लिटरेचर इतना आसान नहीं है बनाना। खुद देखिए ना, एक एमपी में केवल 97 डॉक्टर्स ने मिलके एनाटॉमी एंड दीज ऑन द बुक्स बनाई है मेडिकल की, और पहली ऐसी स्टेट होगी जो कि मेडिकल के फील्ड में हिंदी में पढ़ाई कराएगी, राइट। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि हिंदी में टेक्स्ट बुक्स आना, राइट। अब मेडिकल फील्ड में जाइए तो आपको ग्रेज एनाटॉमी मिलती है, राइट, अब वो हिंदी में ट्रांसलेट करना कम्बसम टास्क इन इटसेल्फ, राइट। तो हिंदी के मैंडेट के बारे में बात करती है ये कमिटी,
अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो था कमिटीज के बारे में, उसके रिकमेंडेशन, क्या कमिटी का स्ट्रक्चर होगा, कैसे रोल प्ले करेगा। अब हम बातें करेंगे हिंदी के बारे में। देखो इंडिया में ना एक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला चलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी एज ऑफिशियल और इंग्लिश एज ऑफिशियल है। 22 लैंग्वेजेस हैं 8 शेड्यूल में, जिसपे आई गेस कि हम आगे बातें करेंगे। बट उसमें जाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडिया में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। इंडिया में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला चलता है। रिसेंटली आई गेस कि 2 से 3 दिन पहले राहुल गांधी ने भी बोला था ये बात कि हमें 3 लैंग्वेज पॉलिसी पे स्टिक होना चाहिए और स्टेट को अपने लैंग्वेज में, दैट इज द वर्नाकुलर लैंग्वेज में एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए, राइट। तो राहुल गांधी ने तो अभी बोला, लेकिन 1968 में ये चीजें आ चुकी थी, राइट। कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया था, कोठारी कमीशन रिकमेंडेड 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। द फर्स्ट लैंग्वेज इज द मदर टंग। मदर टंग हिंदी नहीं, जिस भी राज्य से आते हो वो आपकी मदर टंग होगी। जस्ट लाइक टेक एन एग्जाम्पल, अगर कोई आप में से बिहार से आता है, राइट, आई जस्ट टेक माई एग्जाम्पल ऑल्सो, आई कम फ्रॉम बिहार। तो मेरी मदर टंग क्या होगी, या तो मगधी होगी या अंगिका होगी, राइट, या फिर मगही होगी या भोजपुरी होगी। तो दीज आर द वेराइटी ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस दैट आई एक्वायर। तो ये मेरी मदर टंग हुई, दैट इज द फर्स्ट लैंग्वेज, राइट। अब कोई हिमाचल से गढ़वाली उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी, हरियाणवी उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी, तो दैट इज द रीजनल लैंग्वेज। तो ये क्या बोलता है लैंग्वेज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, कि फर्स्ट आप जिस रीजन से आते हो वो आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए। सेकेंड लैंग्वेज इज अबाउट द हिंदी सेकेंड लैंग्वेज। बट अगर आप नॉन हिंदी स्टेट से आते हो, नॉन हिंदी स्टेट कौन से हो गए, साउथ इंडिया के जितने स्टेट्स हो गए, कुछ हद तक मराठी भी उसमें आ जाते हैं, बट मोर ऑफन ये जो ग्लोबलाइजेशन के बाद और इतना जो अमलगमेशन होता है, कल्चरेशन होता है, उसके बाद बहुत मुश्किल बचा है मराठी में इस टाइप के। तो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स इट विल बी हिंदी और इंग्लिश। और थर्ड लैंग्वेज है इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट इट विल बी इंग्लिश और अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, एंड इन नॉन हिंदी स्पीकिंग इट विल बी इंग्लिश और अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है सर वो कुछ इस तरह काम करता है, एक तो रीजनल और एक हिंदी या फिर जो लोकल डायलेक्ट है आपका वो, और फिर इंग्लिश। ये है आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला रिकमेंडेड बाय कोठारी कमीशन इन 1968। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आएगा, नाउ यू विल बी एबल टू डू इट एंड आई डू ट्रस्ट ऑन यू लाइक यू विल बी एबल टू डू इट, राइट। अब आते हैं सर ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इंडिया की, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, केवल हिंदी नहीं। देखो इंडिया में कितने शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स, राइट। अब 8th शेड्यूल जो है वो बात करता है लैंग्वेजेस के बारे में और 22 लैंग्वेजेस को रिकमेंड करता है। ये वो लैंग्वेजेस हैं, असमी, बंगाली, गुजराती, संथाली, मैथिली, नेपाली, बोडो, डोगरी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारे हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं। और स्टार्टिंग में व्हेन दिस शेड्यूल वाज बीइंग फ्रेम्ड, ये जो 8th शेड्यूल है इसमें आपको 14 लैंग्वेजेस थे स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद अमेंडमेंट्स हुए, सब्सिक्वेंटली 3 अमेंडमेंट्स के बाद ये बाकी ऐड हो गए। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन पर्पस, लाइक इफ यू वांट टू गो इनटू द मच मोर डिटेल, दो आई ट्राइड टू गो इनटू द डिटेल इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगर आपको और पढ़ना है कि सर वो कौन से 3 अमेंडमेंट है, तो 3 अमेंडमेंट डालना, 3 अमेंडमेंट रिगार्डिंग द 8th शेड्यूल। बट ये 14 स्टार्टिंग में थे और उसके बाद 22 हुए, यानी 8 बाद में जो है, 5 उस टाइप से हैं, 3, 3, 6 एंड +2 इस टाइप से ऐड हुए थे। अब आते हैं क्लासिकल लैंग्वेज। ये क्वेश्चन आपको एक बार क्लैट ने भी पूछा है और आपको आईलेट ने भी पूछा है क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में। इंडिया में 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस, और वो 22 लैंग्वेजेस के उसमें आते हैं, एम्बिट में आते हैं। क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन है, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया। और कब कब ये डिक्लेयर हुए ऑफिशियल लैंग्वेज, वो भी क्लासिकल लैंग्वेज, वो भी लिखा है। ऑल द क्लासिकल लैंग्वेज आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपके एक तरह से प्लस पॉइंट हो गया कि आपको 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हमेशा याद रहेंगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर 8th शेड्यूल, राइट। और एक चीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में, 9th शेड्यूल क्या है। 9th शेड्यूल ये बड़ा फेवरेट है आपके लॉ एग्जाम का, क्लैट ले लो, एलेट ले लो, किसी भी एस्पेक्ट में ले लो, 9th शेड्यूल बड़ा फेवरेट हो जाएगा व्हेन इट कम्स टू द क्लैट आईलेट। 9th शेड्यूल ये लैंड रिफॉर्म से भी रिलेटेड है इंडिया में, और आपने पढ़ा होगा आई गेस लीगल में अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपने पढ़ा है तो आपने 9th शेड्यूल जरूर पढ़ा होगा। आया राम गया राम का केस भी पढ़ा होगा इसमें। आया राम गया राम क्या था बताइएगा, अगस्त में बहुत बार पढ़े थे हम लोगों ने, आया राम और गया राम का कंट्रोवर्सी।
चलिए, बट इसमें और डिटेल एक थोड़ी सी चीजें जानते हैं डेट आई वांट टू डिस्कस हियर एंड नाउ कि सर लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग ना 3 कमेटी बनी थी 1947 से 46 के बीच में। तो उन कमिटीज के बारे में बात करते हैं। पहले 3 कमेटी थी, इनका आपको नाम याद रखना है और रिकमेंडेशन। एसके धर, जेवीपी कमेटी 1, 2 एंड थर्ड इज फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन 1953 में आती है और इसने अपना रिपोर्ट दिया था 1956 में। एसके धर कमीशन 1948 में आई, उसी के पैरेलल एक बनी 1948 में जेवीपी कमेटी। तो सर ये क्या था? देखो, व्हेन द इंडिया वाज इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द देन ब्रिटिश रूल, तो एक प्रॉब्लम थी कि सर प्रिंसली स्टेट्स को कैसे डिवाइड करें। टोटल प्रिंसली स्टेट थी 565 के अराउंड। तो 565 प्रिंसली स्टेट्स को कैसे हम लोग कैटेगराइज करें? तो बहुत सारी बातें थी कि सर हम ना रिलीजन के बेसिस पे बांट देते। नहीं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि पहले ही टुकड़े हो चुके थे रिलीजन के बेसिस पे। तो एसके धर कमेटी को कहा गया कि आप बताओ क्या कैसे करें डिवाइड, बताओ। पटेल साहब ने पूछा, बताओ। पटेल साहब वाज द मेकर ऑफ इंडिया, जो आप आज के इंडिया में रहते हो, ही वाज द मेकर ऑफ दैट इंडिया, राइट। एसके धर ने कहा कि आप ना लैंग्वेज के बेसिस पे मत करो। इन्होंने कहा कि लैंग्वेज के बेसिस पे मत करो। और इस समय तमिलनाडु में एजिटेशन चल रहा था कि हमको लैंग्वेज के बेसिस पे अलग करो, एंड तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट जिसको लैंग्वेज के बेसिस पे सेपरेट किया गया। तो सर कैसे सेपरेट किया गया? एसके धर ने तो मना कर दिया था, इस कमीशन ने तो मना कर दिया, राइट। अब आते हैं हम जेवीपी कमेटी पे। इसने मना किया, जेवीपी कमेटी ने भी मना कर दिया। जेवीपी कमेटी किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टा भैया सीतारमैया, राइट, पट्टा भाई सीतारमैया, उनकी कमेटी थी जेवीपी। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टा भाई सीतारमैया। 1948 उन्होंने भी मना कर दिया, लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं करो। अब आते हैं हमारे फजल अली साहब। फजल अली साहब ने कहा कर दो, इट्स कंप्लीटली फाइन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इस कमीशन को हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी भी बोलते हैं प्यार से। 1956, क्योंकि 1956 में इसकी रिपोर्ट आई थी। इसके ज्यादा डिटेलिंग में आपको जाने की जरूरत नहीं है। इवन आई वेंट इनटू सो मच डिटेल, फ्लो में चले जाते हैं हम भी। अब तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में एजिटेशन चल रहा था कि लैंग्वेज के बेसिस पे अलग करो, और मैन इन न्यूज थे उस टाइम पे। आपको मैन इन न्यूज जो तमिलनाडु के टाइम पे, जो तमिलनाडु का एजिटेशन चला कि हमको लैंग्वेज के बेसिस पे अलग करो, उस टाइम पे मैन इन न्यूज थे। तो जो तमिलनाडु के टाइम पे मैन इन न्यूज थे वो थे पोटी श्री रामाउल्लू, ठीक है। तो इतना सफिशियंट है। एसके धर, जेवीपी, फजल अली, लैंग्वेज, 565 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एंड पोटी श्री रामाउल्लू, राइट। ये स्पेलिंग देख लेना, POTTY है या आई है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। पोटी श्री रामाउल्लू में से कोई एक ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या न्यूज है। द कोर्ट एंड द प्रॉब्लम विद इट्स कोलिजन। इसको हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है, बट अगेन ये हमारे सामने है, तो वी विल डिस्कस इट अगेन। बट प्रायर गेटिंग इनटू द डिटेल्स, मुझे थोड़ी देर के लिए आप लोग अपने कान उधार दे दीजिए, लेंड मी योर ईयर्स, राइट। देखो, कोलेजियम जो है वो 3 जजेस के केस के बाद आया था, तो हम एक बार केस भी देख लेंगे, राइट। और ये कोलेजियम मतलब आई गेस आप लोग को पता ही होगा कि जजेस होता है, उनका ग्रुप होता है जो कि अपॉइंट करते हैं जजेस को, ठीक है। तो कोलेजियम जो है वो ओरिजिनली 4+1 का होता है। 1 इज द CJI एंड 4 आर द अदर जजेस। चंद्रचूड़ सहार के टाइम पे क्या हो रहा है, कोलेजियम 5+1 का हो रहा है, लेकिन वो 2023 में होगा आफ्टर एंटरिंग खन्ना जे। खन्ना जे जो है वो आपके 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। और अभी कौन है आपके? UU ललित, ये है 49। और अभी बनने वाले कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़
जे, राइट। ये होंगे आपके 58 चीफ जस्टिस। इनके फादर कौन थे? YV चंद्रचूड़, यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है। यशवंत चंद्रचूड़ ये लॉन्गेस्ट सर्विंग थे। इन्होंने अराउंड 7 ईयर्स के अराउंड सर्व किया है एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए मतलब मुझे कुछ, मैंने कोलेजियम वर्ड पकड़ा और इससे हम YV चंद्रचूड़ तक पहुंच गए। तो केसेस का नाम देखेंगे, ये स्टोरी पूरी यही है कि क्यों ये कोलेजियम न्यूज में है, क्योंकि ये 6 का कोलेजियम हो रहा है, वैसे होता है 5 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें हमारे लिए कोलेजियम के केसेस में क्या है। देखो कोलेजियम के केसेस में जाने से पहले हम क्या देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही प्यारा आर्टिकल है और ये बोलता है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट। देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पता कितने जजेस होते हैं, कितने जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में? अभी तक आ जाना चाहिए आपके माइंड में आंसर, 33 + 1, राइट। 1 इज द CJI, ठीक है। 33 + 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड until parliament by prescribes a larger number of not more than 7 other judges। ये उस एक बार में पार्लियामेंट 7 से ज्यादा जजेस का रिकमेंडेशन नहीं देगी। CJI को कौन अपॉइंट करता है? देख लेना, द्रौपदी मुर्मू जी ओथ दिलाती रहेंगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, राइट। Warrant under his hand and seal after the consultation with such of the judges of the Supreme Court। ऑब्वियसली वही होता है, अभी देख लीजिए आप कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कंसल्टेशन होता है कि आपके जो यूयू ललित है उन्होंने नाम दिया कुछ दिन पहले ही चंद्रचूड़ साहब का प्रेसिडेंट को, कि प्रेसिडेंट को दिया, और उनको किरण रिजिजू को दिया है जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं। और एज कितनी होंगी इनकी? एज 65 ईयर्स ऑफ एज, और हाई कोर्ट के लिए 62, ठीक है। तो ये याद रखने वाली चीजें, छोटी छोटी चीजें जो आपको माइंड में होनी चाहिए। तो 124 देख लिया हम लोगों ने। नाउ इट्स टाइम टू वॉच अपॉन द जजेस केस। देखो एक्चुअली देयर वर द 3 जजेस केस, 3 जजेस केस हुए थे जिन्होंने कोलेजियम को जन्म दिया। बिफोर 1982 क्या होता था कि अपॉइंट हो जाते थे, सीनियरिटी बेसिस पे ही अपॉइंट होते थे, लेकिन हो जाते थे, कोई ऐसा कोई कलेश था नहीं। MH बेग साहब को इंदिरा गांधी ने सीनियोरिटी तोड़ के अपॉइंट कर दिया बिकॉज उन्होंने उनके फेवर में जजमेंट दिया था एंड ऑल। तो 1972 की बातें हैं, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस चल रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। केस के फैक्ट्स यही हैं कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन में अनफेयर मीन्स का यूज किया और अपना जो गवर्नमेंट की मशीनरी है उसको यूज किया, जो कि नहीं करना चाहिए था। ये राजनारायण के एलिगेशंस थे। इलाहाबाद कोर्ट ने उसको सही माना और सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने वो इसको खत्म किया क्योंकि MH बेग वाज इन द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ मिस इंदिरा गांधी, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, ये तो कंप्लीट फैक्ट्स है जो आपको फर्स्ट जजेस केस का ओरिजिनेट करता है। फर्स्ट जजेस केस में क्या हुआ कि 1982 में एक पिटीशन फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट में। पिटीशन फाइल करने वाले थे हमारे SP गुप्ता साहब, इसलिए इसका नाम कहते हैं SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन्होंने इंडियन यूनियन के अगेंस्ट केस फाइल किया कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये मुझे बताओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया कि 2 मेजर पॉइंट्स होंगे ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग। तो सुप्रीम कोर्ट को पूछा गया, व्हेन आस्क्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वेदर द वर्ड कंसल्टेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन 124 मीन कंकरेंस और नॉट, कि जो आप कंसल्टेशन ले रहे हो सुप्रीम कोर्ट का जजेस का, वो कंकरेंस है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, कंसल्टेशन ही है, कंकरेंस नहीं है। तो इस केस में आपको क्या याद रखना है कि डेट क्या थी? 1982। बैकग्राउंड मैंने आपको पूरा बता दिया अभी, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, और आपको आर्टिकल 124 बहुत अच्छे से माइंड में रखना है। फर्स्ट जजेस केस में यही हुआ था, कोर्ट वेंट अगेंस्ट इटसेल्फ। कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेफरेंस दी और कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन मींस कंकरेंस नहीं होता है, ठीक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा समझने की जरूरत नहीं है। Another important point in the discussion in the case was that apart where the Supreme Court decided that High Court judge can be transferred to any other High Court of state even against his will, तो ये बहुत ही ब्लंडर था कि विल के अगेंस्ट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो सेकंड जजेस केस आता है इसके बाद, जिसको सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस भी बोला जाता है। अभी हम बात करेंगे, ये SCRA माइंड में रखना बहुत काम आएगा। SCRA 1993 में फिर से केस फाइल होती है और पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन गया कि भाई ये तो आप अपने अगेंस्ट चले गए, ऐसे कैसे काम चलेगा? सुप्रीम कोर्ट कहता अच्छा ये बात है, देखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को लगा हाँ भाई CJI के अगेंस्ट है। इस केस में कहा गया कंसल्टेशन मींस कंकरेंस, ठीक है। और कहा गया कि हम अपॉइंट करेंगे एक सिस्टम के थ्रू जिसको हम कहते हैं कोलेजियम सिस्टम, बट डिफाइन नहीं हुआ। एग्जाम में आए कोलेजियम सिस्टम किस में इंट्रोड्यूस हुआ? 1993 थ्रू सेकेंड जजेस केस, राइट।
इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, बस यही है। उसके बाद आता है थर्ड जजेस केस। थर्ड जजेस केस 1998 में। तो आपको लग रहा होगा सर सब तो हो गया डिसाइड, आप क्यों कलेश कर रहे हो, क्यों तीसरा जजेस केस ले आ रहे हो? आएगा तीसरा जज। थर्ड जजेस केस में ये कहा गया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस था ये बड़ा अच्छा मतलब टर्म है, री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस। प्रेसिडेंट के रेफरेंस के थ्रू केस गया था, री मतलब रिवीजन, तो रेफर सॉरी री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस था। इसमें प्रेसिडेंट ने पूछा कि साहब कोलेजियम का मतलब तो बता दीजिए, व्हाट एग्जैक्टली दिस कोलेजियम थिंग इज। ये तो बताया ही नहीं, ऐसे कैसे काम चलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा रुको बताते हैं हम। इन्होंने कहा कि 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, और इवन अगर 4 में से, यानी टोटल कितने लोग हो गए? 5 में से अगर 2 लोग भी डिसेंट कर जाते हैं तो रिकमेंडेशन मान्य नहीं होगा। राइट, देख रहे हो 3:2 की मेजोरिटी बन रही है, फिर भी रिकमेंडेशन नहीं मार रहे। दिस शोज कि देयर रिस्पेक्ट टुवर्ड्स जजेस। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ था नहीं, तो इसमें यही बताने के लिए कोलेजियम को डिफाइन कर दिया गया। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ जिस्ट में अगर देखना चाहें तो ये है अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। एक कोलेजियम आ गया, जिसको आप लोग आज बोल रहे हैं कोलेजियम। ठीक है, तो कोलेजियम कहीं डिफाइन नहीं है, कोई केस के थ्रू आया है। हाई कोर्ट में क्या हुआ, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसमें। ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज, जो पहले हम लोगों ने बात की कि उनके अगेंस्ट विल होता था, तो 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अलॉन्ग विद द जज ऑफ द 2 हाई कोर्ट्स इन द कंसर्न। तो हाई कोर्ट को भी लाओगे तभी तो वो नेगेटिविटी खत्म होगी कि मेरा अपना आदमी भी उसमें है, उसमें कर रहा है काम। राइट, तो इसमें कोई डिस्कस करने वाली बातें नहीं है। मैंने आपको पूरा एक लॉजिक के थ्रू आर्गुमेंट दिया है, तीनों केसेस का नाम बता दिया, किस केस में क्या आया था, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, कहानी यहीं पर शुरू होती है जब यूपीए गवर्नमेंट लेके चली आती है एक बड़ी ही बेहतरीन चीज, जिसको हम लोग कहते हैं एनजैक, जो कि जन्म देता है आपको 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्लस एक केस की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनजैक क्या होता है? एनजैक इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। एनजैक जो है वो आया, उसने कहा, क्योंकि देखो इसमें कहीं पर भी हम लोगों ने देखा कि किसी भी तरीके से लेजिस्लेटिव का इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, हर जगह जुडिशरी एंड जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट था। राइट, चलिए आगे आता है। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 2014 में, जिसमें यह कहा गया कि एक एनजैक नाम की कमेटी होगी जो कि कोलेजियम को रिप्लेस करेगा। तो ठीक है, देखते हैं एनजैक में है क्या भाई। एनजैक में था आपको 2014 के 993 जजमेंट वाज ऑन द बेसिस ऑफ 5 जज बेंच, जिसमें हम लोगों ने बात किया एनजैक रिकमेंड करेगा जजेस ऑफ अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस। ये बातें हो गई। कॉम्पोजिशन ऑफ एनजैक में है, एक चीफ जस्टिस होंगे। राइट, ये एक्स ऑफिसियो इसके हेड रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक लॉ मिनिस्टर, 2 एमिनेंट मेंबर्स दैट आर चूजन बाय द सिलेक्शन कमिटी, मतलब ये लोग मिलके सिलेक्शन कमिटी को चूज करेंगे। तो इन्होंने भी कहा कि 2 to 4 + 1 5 एंड 6 5 + 1 होगा, लेकिन विद इन्फ्लुएंस ऑफ लेजिस्लेटिव। इस वर्ड को याद रखना, लेजिस्लेटिव, इट विल हेल्प अ लॉट हियर। जब आगे वाले स्लाइड में देखेंगे, इसको 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से काट दिया गया, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया, और सुप्रीम कोर्ट एक केस लेके आया। उसके बाद ध्यान से दीजिएगा, इसमें मेंशन नहीं है, आई एम एडिंग हियर। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखो सुप्रीम कोर्ट पे जब भी आँच आई है, SCARA वहां पे खड़ा रहा है, SCARA वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014। इसमें जस्टिस चिलामेश्वर डिसेंट कर गए थे, याद रखना है। उन्होंने कहा था ये सिस्टम अच्छा है बट इसको और डिफाइन करिए, इट इज नॉट कम्प्लीटली ओके। उनका डिसेंट भी बहुत लिमिटेड था, तो उनके डिसेंट को बुरा नहीं मानना। CARA वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसमें इसको एनजैक को काट दिया गया। उन्होंने कहा कि नहीं, देयर इज नो सच सिस्टम लाइक एनजैक एंड आई वोंट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ लेजिस्लेटिव इन्फ्लुएंस इन माय कोर्ट। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है एनजैक को। और इस केस को एनजैक अभी नहीं है, क्योंकि SCRA के थ्रू उसको हटा दिया गया। ठीक है, इट इज वेरी ट्रिकी थिंग। राइट, तो 3 जजेस केस, एनजैक एंड SCRA। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये अभी रिसेंटली न्यूज में रहा था गरुड़क में, जो ड्रग एंटी ड्रग का जो रिलेटेड एक्टिविटीज था उसके बारे में इन्होंने एक गरुड़ एक्टिविटी किया था, तो उसको आप वहां से लिंक करेंगे। चलिए आगे देखते हैं अभी क्या है। इंटरपोल हैज रिसेंटली रिजेक्टेड इंडियाज रिक्वेस्ट टू इशू अ रेड कॉर्नर नोटिस। तो इसमें हमारे लिए एक क्वेश्चन बन रहा है कि सर कितने तरह के नोटिस होते हैं, आई डिस्कस इट। मैंडेट क्या था, एक पर्सन है उनके अगेंस्ट नोटिस इशू करना था गुरपत पनून के अगेंस्ट, तो उन्होंने नहीं किया। देखो, इंटरपोल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल पुलिस कॉपरेशन सपोर्ट करती है क्रॉस बॉर्डर, और इंडिया में केवल एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू ये काम करती है, जिसके साथ ये काम करती है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप मुझे बताएंगे कि किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम करती है। नहीं याद आ रहा है, एक बार ऑपरेशन गरुड़ रिवाइज करके आइए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नेंस, ऑल डिसीजन रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ इंटरपोल आर मेड बाय द जनरल असेंबली which is that supreme governing body which meets annually। चल गया गवर्निंग बॉडी, कौन इसको कंट्रोल करता है, जनरल असेंबली। स्टेटस, इट इज नॉट अ यूनिट और अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम, इट इज एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अभी तो मना किया है, देख लिया, ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये बताइएगा किसके साथ ये काम करता है, इंडिया में केवल एकमात्र बॉडी के साथ ये काम करता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, आपका नाम आ ही गया, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं बताया होगा तो एनसीबी के साथ ही काम करता है, गरुड़ा मिशन में था। NCB is a each member country which is central contact for the general secretary and their NCB in the world. Each NCB is run by a police official of that country and usually sits on the government ministry responsible for policing, and Central Bureau of Investigation CBI represent Interpol in India as the country's national central bureau। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि ये इंटरपोल के साथ कौन काम करता है, CBI। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है, लियोन फ्रांस, फाउंडेड इन 1923, राइट। 1923 में भी हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का फॉर्मेशन भी हुआ था, जस्ट फॉर द ग्लिम्स ऑफ योर हिस्ट्री थिंग, राइट। तो ये याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन काम करता है इंटरपोल के साथ, ठीक है। और अभी हम लोगों ने इंटरपोल, और इंटरपोल क्या कर रहा है नहीं कर रहा है ये आपका मैटर नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने PFI का क्वेश्चन देखा होगा क्लैट 2023 का, उनको पता चल गया होगा। अब इंटरपोल के बारे में भी वो ऐसे क्वेश्चन कुछ भी डालेंगे इंटरपोल के बारे में कहानी, बट क्वेश्चन यही आएगा, NCB आएगा, CBI आएगा, लियोन आएगा, 1923 आएगा। इंटरपोल की गवर्निंग बॉडी कौन सी है, 5 क्वेश्चन मेरे सामने हैं जो आपको डायरेक्टली मार्क्स दे सकते हैं और फ्री में मार्क्स देके जाएंगे। अब आता है टाइप्स ऑफ नोटिस, क्योंकि रेड नोटिस इशू करने से मना गया, तो कितने तरह के नोटिस होते हैं, 8 टाइप ऑफ नोटिस। 7 नोटिस कलर कोडेड होते हैं और एक अलग से इकलौता अलग होता है। अगेन क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, तो आपके लिए ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन बनोगे, फिर कहोगे कि सर समझ में नहीं आया, हवा नहीं लगा, या ऐसी ऐसी बातें करोगे फालतू बेतुकी सी, ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो देखते हैं, रेड नोटिस टू सीक लोकेशन एंड अरेस्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ जुडिशियल जुरिसडिक्शन, इट इज द क्लोजेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू एन इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट। रेड नोटिस बेसिकली आपका अरेस्ट वारंट होता है। ब्लू नोटिस टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई कराना है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है उस पर्सन के बारे में। उसके बाद देखते हैं, ग्रीन नोटिस टू वार्न अबाउट पर्सन्स क्रिमिनल एक्टिविटीज, येलो नोटिस टू लोकेट द मिसिंग पर्सन, आइडेंटिफाई पर्सन अनेबल टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, ब्लैक नोटिस अनआइडेंटिफाइड बॉडीज को इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना, ऑरेंज नोटिस टू वार्न ऑफ एन इवेंट, पर्सन ऑफ प्रॉपर्टी, पर्पल नोटिस मोडस ऑपरेंडी जानना, और इंटरपोल UNSC स्पेशल नोटिस जो कि कलर कोडेड नहीं होता है, राइट। ये इकलौता नोटिस है जो कि कलर कोडेड नहीं होता है, टू इन्फॉर्म इंटरपोल्स मेंबर्स दैट एन इंडिविजुअल और entity is subject to the UN sanctions। अब आते हैं IPCC में, राइट। IPCC क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज का जो आपने रिकमेंडेड, जो आपने डिमांडेड टॉपिक था, उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है। इसमें हम देखेंगे COP27 एंड 28, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और UNEP, हाँ, एक यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम से भी रिलेटेड बातें करेंगे इसमें, थोड़ी सी तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर देख लो, ये यहाँ पर इसका साइन भी बना हुआ है, UNEP एंड WMA का, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसलिए उन दोनों के बारे में भी बातें करेंगे एंड आई होप कि आपकी आधी दुख खत्म हो जाएगी। अब आता है इंटरनेशनल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज, एग्जैक्टली है क्या और किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होगा। आज का आर्टिकल देखिएगा, उसमें मिल जाएगा ये, वो क्वेश्चन समझ लीजिए और ये वो आप अपना पैसेज समझ लीजिए और इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। फुल फॉर्म देख लिया हम लोगों ने इस पैनल का, हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड, एंड इज कंपोज्ड ऑफ 195 कंट्रीज, राइट। एस्टैब्लिश्ड इन 1988
बाय इसमें 3 बॉडीज ने मिलकर स्टैब्लिश किया है। फर्स्ट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, थर्ड, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। जनरल असेंबली के यहाँ पर इंटर भी याद होना चाहिए। तो ये तीनों ने मिलकर किया है। अभी चेयर कर रहे हैं हुइसंग ली, ये फीमेल है, हुइसंग ली ये चेयर कर रही हैं। और आईपीसीसी ने नोबेल प्राइज शेयर किया था पीस का 2007 में विद अल गोरे फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइमेट चेंज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोबेल न्यूज में है और ये आप इसको भी नोबेल मिल चुका आईपीसीसी को, प्लस ये भी करंट अफेयर्स में है, तो सोने पे सुहागा। ठीक है, तो ये बहुत इजी सा है और रटने वाली चीज है। एंड आई हैव गैदर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन जस्ट फॉर यू। एक बार देखिएगा जरूर अच्छे से। और ये 3 इनका मेन मोटो होता है, ह्यूमन इंड्यूसेस क्लाइमेट चेंज पे, पोटेंशियल इम्पैक्ट्स पे एंड पॉसिबल ऑप्शंस फॉर द प्रिवेंशन पे काम करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वो उनका प्रिंसिपल गवर्निंग बॉडी था। आगे देखते हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी को एस्टेब्लिश करने वाले हैं इसके पहले हेड जिनका नाम है मॉरिस स्ट्रॉन्ग, फर्स्ट डायरेक्टर आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनाइटेड ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम 1972। तो 1972 के बाद स्टैब्लिश हुआ विद द कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। और एज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप यूएनईपी एम्स टू हेल्प द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है। हेडक्वार्टर नैरोबी में है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंगर एंडरसन। माय बट इंगर एंडरसन इज फीमेल, एक बार उनका चेक कर लीजिएगा। इंगर एंडरसन इज द फीमेल और ये यूएनईपी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है। तो ऐसी ऐसी चीजें मोल्ड होके आती हैं। फिर वो जो आपने टॉपिक लिखा है ना, आई गेस कि अब आपको क्लियर हो रहा होगा। आपके कितने टॉपिक क्लियर हो गए अब? यूएनएफसीसी, यूएनपीसीसी, राइट, प्लस कल हम लोगों ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस देखा, प्लस यूएनईपी देख लिया। तो 3 दुख दूर हो गए, राइट। अभी हम बाकी सारे दुख भी ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी से दूर कर दें। और एक बार कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि कैसा चल रहा है और आपका जो वो टॉपिक है एक्चुअली एड्रेस हो गया व्हाट यू वांटेड और नॉट, राइट। तो मुझे भी थोड़ा एक रिलीफ फील होता है, यस आई हैव डिलीवर्ड समथिंग। तो यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये जादू नहीं हुआ है, ये मेरा हाथ लगा है इस पे। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में, यूएनएफसीसी के बारे में। पहले हम लोगों ने किसका देखा? यूएनएफसीसी देखना है अभी, यूएनईपी देख लिया और आईपीसीसी देख लिया। क्लाइमेट चेंज का देखते हैं कि ये 1992 में साइन हुआ था, रियो डी जेनेरियो में साइन हुआ होगा। अर्थ समिट है, रियो समिट, और द रियो कॉन्फ्रेंस, और रियो कॉन्फ्रेंस रियो डी जेनेरियो में ही होता है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुआ था, अर्थ समिट, जिसमें ये साइन हुआ यूएनएफसीसी, राइट, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, और एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 21 मार्च 1994। कन्वेंशन नियर द यूनिवर्सल मेंबरशिप ऑफ 97 पार्टी, और एक पेरेंट ट्रीटी के थ्रू ये गवर्न होता है, पेरिस एग्रीमेंट 2015 के थ्रू। ओरिजिनल सेक्रेटरीट जेनेवा में था, अब आ गया बॉन, जर्मनी। 1996 के बाद सेक्रेटरीट शिफ्ट हो गया। ये सेक्रेटरीट शिफ्ट वाले ना बड़े बड़े पागल बनाते हैं, फिर ऐसे क्वेश्चन आते हैं सेक्रेटरीट कहाँ है, कहाँ था, तो जेनेवा, बॉन याद रखना। आर्टिकल 2 ऑफ कन्वेंशन यही बोलता है टू अचीव द स्टेबलाइजेशन ऑफ द ग्रीन हाउस एनवायरमेंट है, तो यही करना है, ग्रीन हाउस, क्लाइमेट सिस्टम, एनवायरमेंट बचाओ। नोबेल प्राइज मिल गया यार उसको। चलिए ये देखते हैं, ये कॉप 26 है जो कि ग्लासगो समिट हुआ था यूके में। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये कॉप समिट, ठीक है। कॉप समिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2021 में कॉप हुआ था न्यू। अब कॉप 27 इसलिए ज्यादा नहीं है क्योंकि वो भी हुआ नहीं है, राइट। कॉप 26 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हो चुका है, और 2021 हुआ, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता, ये अगले साल तक के क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। न्यू ग्लोबल कंट्री टारगेट क्या करना है? द ग्लासगो समिट has urged countries to consider strengthen their 2023 target by 2027 held in Egypt। तो 2027 का कॉप 27 कहाँ होगा? इजिप्ट में, ये प्रपोज किया हुआ है अभी। द समिट टारगेटेड द ग्लोबल वार्मिंग नॉट टू एक्सीड, कितना डिग्री सेल्सियस से ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ना, ये आज के न्यूज़पेपर में भी है, 1.5 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस ओवरऑल। ये एवरेज टेम्परेचर की बात होती है, ये मत समझना 24 है तो 25.5 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये ग्लोबल टेम्परेचर की बात होती है। And got 140 countries to announce target dates for the bringing emission down net zero। इसलिए तो कार्बन जीरो करते रहते हैं हम भी। इंडिया हैज आल्सो ज्वाइंड द कंसेंसस एंड अनाउंस्ड नेट जीरो बाय 2070। आराम से बैठे रहो, बुढ़े हो जाओगे तब तक 2070 तक, ठीक है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। इंडिया ऑल्सो सजेस्टेड अ मिडिल पाथ कॉलिंग फॉर अ फेज डाउन फॉर द कोल बेस्ड पावर। देखो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है ना, डेवलप्ड नहीं है, ये डेवलप्ड कंट्रीज का काम होता है जल्दी करना, ये डेवलपिंग कंट्रीज पे फोकस डाले कोई फायदा नहीं है।
डेवलपिंग कंट्रीज नीड टू डेवलप फर्स्ट, ठीक है, तो वो कोल का यूज़ करेंगे, पेट्रोल यूज़ करेंगे, सीधे डायरेक्ट नेचुरल गैस पे नहीं आ जाएंगे या ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, ठीक है, तो वो धीरे धीरे आएगा, तो फेज डाउन प्रोजेक्ट होता है, दैट्स वाई इंडिया फेज के बारे में बात करता है। तो आई एम ट्राइंग कि जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में जाए, और प्लीज डू मेंशन एनी वन ऑफ यू जिसको लग रहा है कि हाँ सर ये सफिशिएंट डिटेल है, प्लीज मेंशन कर दीजिएगा हाँ सर इट इज, कि हाँ ये सफिशिएंट मेरे डिमांड के हिसाब से पूरी हो रही है या नहीं, ठीक है, नहीं भी हो रही हो तब भी बताना है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस में उसको कवर कर दूं, राइट। और पोटेंशियल कोप प्रोसेस ग्लासगो ब्रेक थ्रू एजेंडा 42 कंट्रीज के साथ हुआ था, इंडिया में भी था, इसको आप स्किप कर सकते हैं। Also, mechanism is being to put place to achieve the target of climate facing of USD 100 billion by 2023। ऐसे ऐसे कुछ डेटाज याद रख लेना, ये आते हैं तो कंफ्यूज कर, और ये आते हैं, क्लैट पूछता है, इस बार भी पूछा है, मॉक में भी, नेक्स्ट टाइम भी पूछ सकता है। 2000 अब दो COP27 2022 में टू बी हेल्ड फ्रॉम 6 to 18 नवंबर 2022, नवंबर आने दीजिए, इसके बारे में बात हो जाएगी, और उस समय हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी जितना कर लिया वो क्लैट में आ सकता है। 2027 आपको 6 से 18 नवंबर के बीच में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इसलिए अभी से ही तैयार कर लीजिए। और कहाँ होगा? शर्म अल शेख, इजिप्ट में। तो आई डोंट थिंक देयर इज नथिंग टू डिस्कस अगेन टू मोर एंड मोर। एक चीज याद रख लीजिए, हम लोगों ने क्या कवर किया, IPCC, एक सी और लगा लेना, और उसके बाद UNFC CC जो भी है, फिर उसके बाद UNEP कवर किया हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने COP26 कवर किया, और COP26 के डिटेल्स आपको नेक्स्ट मंथ तक आ जाएंगे, और इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये सफिशिएंट डिटेल मैंने दी है एंड आई हैव ट्राइड इनफ टू गिव माय बेस्ट। तो अगर कुछ भी डाउट हो तो जरूर से शेयर करिएगा, राइट, और अच्छा लगे उस पे बारे में बताइए कि आंसर इट वाज नाइस और गुड जो भी है। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड, अनफिल्ड वैकेंसी, स्टैग्नेंट फोर्स, डिले इन द RTI अप्लाइज। कल हम लोगों ने RTI को बहुत डिटेल में पढ़ा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा एक बार प्लीज जाके देख लो, क्लैट सरप्राइज देगा। मॉक से मुझे भी अंदाज लग गया इस बार कि एक बार क्वेश्चन सरप्राइज मिलेगा, दैट्स व्हाई आई एम फोर्सिंग दीस टॉपिक्स अ लॉट। द ग्रैंडियर ऑफ द चोला एम्पायर एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रूलिंग डायनास्टीज इन द साउथ इंडिया, इंग्लिश के लिए पढ़ लेना, अच्छा आर्टिकल है। इवन अगर मेरे सामने कोई इंग्लिश का पेपर बनाता है, आई विल टेल हिम कि ये टॉपिक डालो, ये काफी अच्छा टॉपिक है, क्योंकि क्लैट 2022 में एक स्टोरी आई थी कोई, है ना, इंग्लिश में, उस टाइप से ये भी आ सकता है। चेक योर लर्निंग, व्हेन डिड द RTI केम इनटू फोर्स, इजी क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर रुद्र सागर लेक, कल ही हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस DY चंद्रचूड़ वाज नॉट वन ऑफ द जजेस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि DY चंद्रचूड़ आ रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चन ना कहीं से रिलेटेड है। भीमा कोरेगांव UAPA, अरुणा शाम्भोग, ये कहाँ से रिलेटेड है? अरुणा शाम्भोग वाज द यूथेनेशिया केस। राम जन्मभूमि केस सबको पता है, 1991 इंसिडेंट। डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्शन 377 सबको पता है, मैं कुछ डिटेलिंग में नहीं जाना। अगर अस केस को इसलिए मैंने डाला है कि आप एक बार इंपॉर्टेंट केसेस का एक बार मुंह देख के आ जाए, शक्ल देखना जरूरी है। द टर्म ऑक्यूलर ट्रॉमा इज एसोसिएटेड विद विच ह्यूमन ऑर्गन, ये आईलेट वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर 8th 9th अच्छे से पढ़ा है तो ऑक्यूलर का मतलब समझ के आंसर टिक कर दोगे। 5th क्वेश्चन, इट इज टफ क्वेश्चन रिगार्डिंग द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, RTI के ही अंदर ये क्वेश्चन आता है, तो जस्ट आंसर इट एंड दिस इज द आंसर्स टू द क्विजेस। सो बताइए कैसा लगा सेशन, और वो जो हम लोगों ने अभी कवर किया जो डिमांडेड टॉपिक्स थे उसके रिगार्डिंग में भी डू गिव योर रिव्यू। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।